हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो गाइस, आपने अपने प्रैक्टिकल क्लासेस मिस कर दिए। आप परेशान है कि लैब मैनुअल कैसे तैयार करें, प्रैक्टिकल्स को कैसे करें। तो डोंट वरी, मैं आपको अपने वीडियोस में वो सारी चीजें बताऊंगा जो आपको जरूरत है। सबसे पहले मैं आपको अपने वीडियोस में आपको लैब मैनुअल कैसे बनाना है, उनमें कौन कौन से हेडिंग्स डिस्कस करने होते हैं, हेडिंग्स लिखने होते हैं, वो मैं बताऊंगा। इसके अलावा मैं उस एक्सपेरिमेंट का जो सेटअप लगाना होता है, उस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को लगाना सिखाऊंगा। रीडिंग्स कैसे लेने होते हैं, फिर उन रीडिंग्स को टेबलाइज करके फिर उसमें से कैलकुलेशन कैसे करने होते हैं, वो सारी मैं आपको अपने वीडियोस में सिखाने वाला हूं। तो डोंट स्किप द वीडियो। यहां मैं क्लास 12 सीबीएसई के स्टूडेंट्स के लिए वीडियोस बना रहा हूं। हो सकता है अदर बोर्ड्स को भी के बच्चे को भी ये हेल्प हो जाए, मोस्ट प्रोबेबली, बट ये स्पेशली क्लास 12 सीबीएसई बच्चों के लिए है। तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो है ये। आपका जो देख रहे हैं, सबसे पहले जो लैब मैनुअल है, लैब मैनुअल में जो हेडिंग लिखा जाता है वो हेडिंग होता है एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। इस एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट में आपको करना क्या होता है, आपको आप कौन सी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसको लिखना होता है। जैसे मैं इस वीडियो में करने वाला हूं, टू डिटरमाइन द रेजिस्टिविटी ऑफ 2 or 3 वायर्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स यूजिंग पोटेंशियल वर्सेस आई ग्राफ। ये हो गया पहला पार्ट जो आपको लिखना, पहला हेडिंग जो आपको अपने लैब मैनुअल में लिखना होता है। दूसरा, किसी भी प्रैक्टिकल के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होता है? किसी भी प्रैक्टिकल के लिए सबसे जरूरी चीज होता है एपरेटस और जो मटेरियल रिक्वायर्ड है उस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए। तो दूसरा हेडिंग इसी पे हम बनाते हैं। तो दूसरा हेडिंग है आपका एपरेटस एंड मटेरियल रिक्वायर्ड। तो इस एक्सपेरिमेंट में हमें जो चाहिए वो तो 2 एक्सपेरिमेंटल वायर है, 2 डिफरेंट मटेरियल के एक्सपेरिमेंटल वायर। तो मैं कोशिश करूंगा कि एक स्टील का वायर और एक कॉपर का वायर लेकर के इस एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करूंगा। मैं आपको इसके डाटा भी दूंगा। दूसरा जो रिक्वायरमेंट है वो है एक बैटरी एलिमिनेटर। सो बैटरी एलिमिनेटर क्या होता है कि वो आपको अलग अलग वोल्टेज सप्लाई दे सकता है। तीसरा जो है वो है आपको एक रियोस्टेट चाहिए होता है। रियोस्टेट क्या होता है कि किसी सर्किट में करंट को वेरी कर सकता है। कैसे करता है ना, रियोस्टेट एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है। तो आप उस रेजिस्टेंस को वेरी कर करके आप जब सेट करेंगे तो उस सर्किट को अलग अलग वैल्यूज के करंट मिलेंगे। चौथा जो रिक्वायरमेंट है वो एक वोल्ट मीटर। क्योंकि हमको यहाँ पे पोटेंशियल वर्सेस आई ग्राफ बनाना है, तो पोटेंशियल वर्सेस आई ग्राफ में मुझे पोटेंशियल मेजर करना है, तो उसके लिए एक वोल्ट मीटर की रिक्वायरमेंट होगी। पांचवी चीज है एम्पियर एमीटर। एमीटर करंट मेजर करने में आपको हेल्प करेगा। इसके अलावे एक प्लग की चाहिए, नॉट नेसेसरी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो आपके एलिमिनेटर होते हैं उस एलिमिनेटर में ही आपका एक स्विच लगा होता है जिससे आप ऑन ऑफ कर सकते हैं सर्किट को एज पर रिक्वायरमेंट। लेकिन चलिए, हम चूंकि एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और इसलिए इसको लगा ही देते हैं, तो एक प्लग की लगा देंगे। इसके अलावे आपको चाहिए होते हैं कुछ कनेक्टिंग वायर्स। हर एक डिवाइस को एक दूसरे से जब हम लोग कनेक्ट करेंगे एज पर द डायग्राम, तो उसके लिए कनेक्टिंग वायर्स चाहिए होगा। और एक काम कर सकते हैं, सैंड पेपर का यूज कर सकते हैं। तो कभी कभी आप उसमें सैंड पेपर भी लिख सकते हैं, क्योंकि सैंड पेपर क्या होता है कि वो जो कनेक्टिंग वायर्स होते हैं उसके ऊपर एक बार्निश लगा रहता है, एक कवरिंग होती है ट्रांसपेरेंट, उसको छीलना पड़ता है ताकि अच्छे से कनेक्शन हो सके। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट हेडिंग। नेक्स्ट हेडिंग है थ्योरी और प्रिंसिपल जो हम इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए यूज करने वाले हैं। थ्योरी या एक्सपेरिमेंट जो हम इस एक्सपेरिमेंट को करने वाले हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग होगी आपका थ्योरी। तो थ्योरी बहुत इजी है इस एक्सपेरिमेंट का। आप क्लास 10 में पढ़े होंगे, रेजिस्टेंस के लिए एक फॉर्मूला था, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। सो R इज व्हाट? रेजिस्टेंस। रो दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, जिसे हमको इस एक्सपेरिमेंट में फाइंड आउट करना है। L लेंथ ऑफ द वायर एंड A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर हम इसको रीअरेंज करते हैं तो आपको मिल जाएगा रो इक्वल टू R इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बाय लेंथ ऑफ द वायर L। अब आते हैं कि अगर मेरे पास एक वायर है जिसका जो सर्कुलर डायमीटर का या सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का है और उस वायर का डायमीटर है D, तो एरिया को आपको मैथमेटिक्स में आप जानते होंगे कि एरिया को लिखते हैं पाई R स्क्वायर।
और R इज इक्वल टू होता है d/2। तो अगर हम d/2 को यहाँ पाई r स्क्वायर में d/2 पुट करें तो पाई d स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा। सो अगेन पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, आप वहां देख सकते हैं कि जो रो है उसका फॉर्मूला हो गया r इंटू पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4l। So this formula will be used to calculate the resistivity of the two wires. Okay, तो नेक्स्ट जो हेडिंग आता है वो एक सर्किट डायग्राम आता है। जो आपके पास जो एपरेटस है उन एपरेटस को आपको कैसे अरेंज करना है वो एपरेटस आता है, उसका सर्किट डायग्राम आता है। तो ये है आपका सर्किट डायग्राम। आप देख सकते हैं कि सर्किट डायग्राम में सारे कंपोनेंट्स ऐड हैं। आते हैं नेक्स्ट हेडिंग पे। तो नेक्स्ट हेडिंग होता है ऑब्जर्वेशन टेबल। अब उस ऑब्जर्वेशन टेबल का एक मैं पहले ब्लैंक दिखा देता हूं। आपका सबसे पहले जो होता है रेंज ऑफ एमीटर, रेंज ऑफ वोल्ट मीटर, उसके बाद लिस्ट काउंट ऑफ एमीटर, लिस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर, वो आपको हम एक्सपेरिमेंट के दौरान बता देंगे, ये भरना होता है। दूसरा चीज होता है कि लेंथ मेजर करना। तो लेंथ कैसे मेजर करेंगे? तो दो वायर है, जनरली मैंने जो दोनों वायर रखे हैं वो दोनों वायर 1-1 मीटर के हैं। तो दोनों के लिए लेंथ यानी एक कॉपर वायर का लेंथ L1 वो भी 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर कहेंगे, या स्टील वायर उसके लिए भी जो लेंथ रखेंगे वो 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर उसको लिख करके रखेंगे। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है डायमीटर ऑफ द वायर। आपको फॉर्मूला याद है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर बाय 4l था और उसमें आपका रेजिस्टेंस था। तो रेजिस्टेंस के लिए अलग टेबल बनेगा। तो पहले डायमीटर कैलकुलेट करते हैं। क्लास 11 में आप डायमीटर निकालना सीखे थे स्क्रू गेज की सहायता से। तो वो उसका एक टेबल रहेगा, जो ये टेबल है इस टेबल को भरना है। आपको स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट पता है, वो सारा मेजरमेंट आप जानते हैं। फिर भी मैं उसको एक मेजरमेंट करके उसको इस टेबल पे भर दूंगा। नेक्स्ट आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, रेजिस्टेंस। दोनों वायर के लिए रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर रेजिस्टेंस का रेजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला है उसमें आपका आर भी मेजर करना होता है। तो आर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो आर निकालने के लिए ये एक टेबल है। आप जो टेबल एक कॉपर वायर के लिए एक टेबल बनाया है जिसमें वोल्टेज, पोटेंशियल, करंट और फिर आर इक्वल टू वी बाई आई करके वो कैलकुलेट करना है। दूसरा एक टेबल है, दूसरा टेबल है आपका स्टील वायर के लिए, उसको करना है। तो उसको करने के बाद हालांकि यहां से आप एवरेजिंग कर सकते हैं। कॉपर वायर का रेजिस्टेंस R1 जो है उसको आप एवरेज कर लेंगे, स्टील वायर का रेजिस्टेंस R2 उसको भी आप एवरेज करके निकाल सकते हैं। हाउएवर ये कहा गया है कि आपको एक ग्राफिकल मेथड का यूज करना है। आप क्लास 10 में पढ़े होंगे कि रेजिस्टेंस को निकालने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए जो VI ग्राफ होता है उसके स्लोप से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोनों के लिए, वायर 1 के लिए यानी कि कॉपर के लिए और स्टील वायर दोनों के लिए दो ग्राफ बनाएंगे सेम ग्राफ पेपर पे। फिर उस स्लोप से हम लोग कैलकुलेट करेंगे रेजिस्टेंस को। फाइनली उसके बाद का एक और हेडिंग आएगा रिजल्ट कैलकुलेशन का, तो वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन इन टेबल्स को भरने के लिए सबसे पहले हम एक्सपेरिमेंट को दिखाते हैं कि हम एक्सपेरिमेंट को कैसे करते हैं। सर्किट को मैंने आपके सुविधा के लिए, आपके इजी के लिए मैंने एक ड्राइंग शीट में एक इसको बना लिया है ताकि आप इसको ध्यान से देख सके और कनेक्शन कैसे करने हैं वो कनेक्शन को आप देख सके। तो सबसे पहले आते हैं, देखते हैं यहाँ पर। यहाँ आप एक सिंबल देख सकते हैं, ये सिंबल आपका रियोस्टेट है। तो रियोस्टेट क्या होता है वो आपको पता है। तो सबसे पहले यहाँ रियोस्टेट को प्लेस कर देंगे। फिर आपका यहाँ पे आता है बैटरी। तो बैटरी में, बैटरी की जगह पे इस बैटरी को कभी कभी हम एलिमिनेटर भी बोलते हैं। पूरे वीडियो में मैंने एलिमिनेटर का बात किया था। तो एक्चुअली एलिमिनेटर अवेलेबल नहीं था और जो था वो खराब था, तो मैंने क्या किया कि बैटरी ही यूज कर लिया। फिर हम जो है इस जगह पे आप देख सकते हैं कि की है, इस जगह पे की है। तो की के लिए हमने की को यहाँ प्लेस कर दिया। अब आते हैं मिली वोल्ट मीटर। तो ये रहा मिली वोल्ट मीटर। इस मिली वोल्ट मीटर को हम यहाँ पे रखेंगे और इसके बगल में ठीक आप देख सकते हैं एम्पियर मीटर। तो ये हो गया आपका एम्पियर मीटर, मिली एम्पियर मीटर। अब कनेक्शन की बात करें तो आप देखिए यहाँ से ये लाइन मिली एम्पियर मीटर जो है वो आकर के रियोस्टेट से कनेक्ट हुआ है। तो देखिए मैंने रियोस्टेट से एक तार कनेक्ट कर रखा है और इसको मैं
लेके जाता हूं मिली एम्पियर मीटर पे, और ये कनेक्शन हो गया। फिर रियोस्टेट बैटरी के नेगेटिव से था, बैटरी के नेगेटिव पे लेके चले गए, और बैटरी के पॉजिटिव से ये की पर लेके चले गए। की पे जाने के बाद की से एक तार खींच करके हम इसको एक्सपेरिमेंटल वायर से कनेक्ट करते हैं। तो एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल वायर, तो ये हम जो है एक्सपेरिमेंटल वायर सबसे पहले स्टील वाला लेते हैं। तो स्टील वाला एक्सपेरिमेंटल वायर और की का जो वायर है, ये दोनों ही आकर के वो मिली वोल्ट मीटर पे कनेक्ट हुआ है। तो हम क्या करते हैं कि दोनों को एक साथ करके मिली वोल्ट मीटर पे कनेक्ट कर देते हैं। तो दिस इज हाउ वी कनेक्ट द की एंड अदर पार्ट। एक्सपेरिमेंटल वायर का दूसरा एंड एमीटर के इस वायर के साथ कनेक्ट होकर के यहां से वोल्ट मीटर में चला गया। तो ये वोल्ट मीटर के साथ एक्सपेरिमेंटल वायर को कनेक्ट कर देते हैं। क्योंकि वायर थोड़ा लंबा था तो मैंने इसको थोड़ा फोल्ड कर रखा है ताकि डिस्टर्ब ना करे। अब ये आप कनेक्शन आपका हो गया है। अब इसके बाद जो है हम लोग इसका एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाएं। मैं थोड़ा वोल्ट मीटर को आगे बढ़ा देता हूं ताकि रीडिंग आपको दिख सके। तो ये वोल्ट मीटर को मैं थोड़ा खिसका के इधर कर देता हूं। तो अब आपको रीडिंग होप कि दिख रहा होगा। वायर को भी नीचे कर लेता हूं। ठीक है, ये हो गया। अब आप की लगा हुआ है, आप देख सकते हैं कि इसको अगर हम मूव करते हैं, इसको मूव करते हैं तो यहाँ मिली एमीटर और मिली वोल्ट मीटर दोनों में ही आपको डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। अब हम क्या करते हैं कि कोई भी एक स्टार्टिंग करते हैं, तो सबसे पहले हम मिली एमीटर को थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं 3 या 4 डिवीजन पे। तो मैंने 3 डिवीजन पे किया। तो जब मैंने मिली एमीटर को 3 डिवीजन दिया, यानी कि 30 मिली एम्पियर का करंट है, तो उस समय वोल्ट मीटर पे आपका जो रीडिंग दिख रहा है वो करीब 8 है, यानी 80। अब ये रीडिंग हम लोग अपने नोटबुक पे रिकॉर्ड कर लेंगे। फिर हम लोग थोड़ी देर के लिए स्विच को ऑफ करेंगे, की को निकाल देंगे। की को निकालने से क्या होगा कि ये वायर थोड़ा सा रेजिस्टिविटी चेंज हो जाता है। तो अब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा, तो फिर ये वापस अपने इनिशियल स्टेट में आ जाएगा। लेट्स वेट फॉर सम टाइम एंड देन अगेन प्लेस द की। नाउ टेक द सेकेंड रीडिंग। सेकेंड रीडिंग तो हम क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा और खिसकाते हैं, और मिली एमीटर में रीडिंग को हम 5 लेके गए। तो जब 5 लेके गए तो आप देख सकते हैं वहां मिली वोल्ट मीटर पे, यहाँ मिली वोल्ट मीटर पे आपको 110, लगभग 120, 110 के आसपास है। तो ये 50 मिली एम्पियर के करंट पे 120 है। फिर इसी तरह से और खिसकाएंगे, इसको थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, एम्पियर मीटर में करंट को थोड़ा और बढ़ाएंगे। तो अभी ये लगभग 80 है, 8 डिवीजन तक है, यानी 80 मिली एम्पियर है। तो वो लगभग 190 के आसपास चला गया। तो इस तरह से 3, 4 या 5 रीडिंग तक आप ले सकते हैं, और लेकर के इस डाटा को एक टेबल में भर देंगे जो हमने स्टील वायर के लिए भरा था, बनाया था। स्टील वायर का जो टेबल था उसमें ये डाटा फिल कर देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग वायर को रिप्लेस करेंगे। तो वायर को रिप्लेस करने के लिए हाँ, तो अब आप देख सकते हैं सर्किट में मैंने स्टील वायर को रिप्लेस कर दिया है, और उस जगह पे आपको एक कॉपर वायर जो आप का सर्कुलर टर्न्स में है, ये कॉपर वायर कनेक्ट कर दिया है। तो कॉपर वायर को हमने थोड़ा ज्यादा रखा है क्योंकि कॉपर वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है। तो हम लोग उसको मेंटेन करने के लिए, आप जानते हैं कि रेजिस्टेंस इंक्रीजेज विथ लेंथ, तो हमने ज्यादा लेंथ का वायर लिया ताकि इसका रेजिस्टेंस हम अच्छे से कैलकुलेट कर सके। कम होने पर हम लोग उसका कैलकुलेशन सही से नहीं कर पाते हैं। तो अब ये वायर लग गया है अपने जगह पे। फिर वही सिस्टम है कि हम की को लगाएंगे प्लग की पर। तो प्लग की पर हम लगा देते हैं इसको, प्लग की को। प्लग की को लगाने के बाद हम रियोस्टेट को मूव करते हैं। तो देखिए जैसे जैसे आप मूव करेंगे ये मूवमेंट आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये देखिए ये गया। लेकिन इस समय एमीटर पे जब आप 60 मिली एम्पियर लेते हैं तो ये लगभग 20 मिली वोल्ट के आसपास का रीडिंग देता है, यानी अभी भी इसका थोड़ा सा रेजिस्टेंस हाई हो गया हमारे लिए। फिर इसको और खिसकाते हैं, जब इसको 100 मिली एम्पियर पे सेट करते हैं तो
वहां पे वो 40 के आसपास, 30 के आसपास मिली वोल्ट के आसपास का रीडिंग देता है। फिर एक और थोड़ा सा इसको बढ़ाते हैं। सपोज दैट हमने इसको रीडिंग को बढ़ा दिया 150 मिली एम्पियर तक एमीटर में, तो वहां रीडिंग आपका लगभग 40 मिली वोल्ट के आसपास है। सो इस तरह से और भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, मतलब 3-4 और रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। बेहतर होता है कि हम इस वायर को थोड़ा सा छोटा लेते हैं। हाउएवर जो रीडिंग हम लेंगे उस रीडिंग को जो टेबल बनाए थे उस टेबल में फिल करके हम अभी आपको दिखाते हैं। आपको उसी डाटा को भरना है, फिर उसका कैलकुलेशन करना है। आपने देखा कि कैसे एक्सपेरिमेंट को किया जाता है, कैसे एक्सपेरिमेंटल सेटअप लगाया। मैंने आपके इजी के लिए वो एक ड्राइंग शीट में बना करके पूरा डायग्राम बना करके apparatus का प्लेसमेंट, फिर उसका कनेक्शन, सारा चीज बताया। फिर कैसे उसको रिपीटेडली उस एक्सपेरिमेंट को कैरी आउट करना है, उसको करना है। फिर किस तरह से आपको उस का भी और आई रिकॉर्ड करना है, वो सारा मैंने बताया। और एक्सपेरिमेंट कर लिए हैं, अब हमारे पास सारा डाटा मौजूद है। तो हम लोग नेक्स्ट जो हेडिंग था ऑब्जर्वेशन टेबल वाला हेडिंग, उस ऑब्जर्वेशन टेबल को हम लोग देखते हैं कि वो ऑब्जर्वेशन टेबल कैसा भरा गया है। प्लस जो भी चीजें आप राइट साइड में देख रहे हैं इसको आपको हेडिंग के साथ लिखना होता है। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना है कि जो ऑब्जर्वेशन टेबल अब मैंने ब्लैंक दिखाया तो वो आप ब्लैंक उसको नहीं करेंगे। तो उसको आपको इस पार्ट में जो मैं भरा हुआ ऑब्जर्वेशन टेबल दिखा रहा हूँ, एक वोल्ट मीटर का रेंज, उसके लिस्ट काउंट, एमीटर का रेंज, उसका लिस्ट काउंट, वो वाला डाटा है। आप लेंथ ऑफ द वायर्स दोनों का ये डाटा है। फिर डायमीटर कैलकुलेशन का डाटा है। नेक्स्ट में आते हैं तो आपका जो रेजिस्टेंस निकालने के लिए वोल्टेज और करंट का जो हम लोग एक डाटा कलेक्ट किए थे, तो ये डाटा है। ये सारा डाटा आपको अपने प्रैक्टिकल कॉपी में लिखना होता है। सो एक एक करके आप वीडियो को पॉज कीजिए। वीडियो को पॉज करने के बाद इन डाटास को आप अपने लैब मैनुअल में लिखते चले जाइए। एक स्टेप इसके बाद और बचा हुआ है, वो स्टेप है कैलकुलेशन। तो रिजल्ट कैलकुलेशन कुछ ऐसा है, मैंने एक सिंपल सा टेबल लिया है। उस टेबल में मैंने जो जो डाटा मैंने वहां से कलेक्ट किए थे प्रीवियस वाले ऑब्जर्वेशन टेबल में से, उनको डाटा को टेबलाइज किया है और टेबल में सबको लिखा। और फाइनली आप लास्ट कॉलम में देख सकते हैं कि लास्ट कॉलम में जो रेजिस्टिविटी कैलकुलेशन है, वो रेजिस्टिविटी कैलकुलेशन में आपका फॉर्मूला लिखे थे, आर रेजिस्टिविटी इक्वल टू आर पाई डी स्क्वायर बाई 4L। बस वो सारा डाटा उसमें फिल करते गए और ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट हेडिंग जो आता है वो है आपका रिजल्ट। आपने जो रिजल्ट फाइंड आउट किया उस रिजल्ट को लिख देना। तो एक हेडिंग देंगे रिजल्ट, और जस्ट जो आपने रिजल्ट लाया था रेजिस्टिविटी फॉर कॉपर वायर वो हम लिख दे रहे हैं, और रेजिस्टिविटी फॉर द स्टील वायर वो लिख लिए। नेक्स्ट है प्रिकॉशन। प्रिकॉशन में बहुत ज्यादा नहीं, 2 या 3 पॉइंट्स लिखने होते हैं, लेकिन इसके पहले सोर्स ऑफ एरर क्या, आखिर आपको प्रिकॉशन लेने किन से है, आपका एरर किन किन वजह से है। तो वो 2-3 पॉइंट्स मैंने सोर्स ऑफ एरर लिख लिया है, तो वो आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है आप प्रिकॉशन लिखेंगे। लास्ट हेडिंग है प्रिकॉशन। प्रिकॉशन में 2 या 3 आपको पॉइंट्स इसमें भी लिखने होते हैं, एंड दैट्स ऑल। तो इस तरह से आपका पहला एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया। अगर आपको कहीं डाउट हो तो बार बार जाइए, एक्सपेरिमेंट्स को देखिए कैसे कर रहे थे, कैसे एक्सपेरिमेंटल सेटअप लगा रहे थे, वो जरूर देखिए। इसके अलावे मैं आगे भी वीडियोस और भी प्रैक्टिकल्स के अपलोड करता रहूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। थैंक यू।